हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू एमआई केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर होने वाला है, इसके अंदर हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम देने के लिए जाने से पहले आपको एक बार देखने चाहिए, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और वो टॉपिक्स हैं ये वाले। देखो, ये कुछ चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी चाहिए एग्जाम देने से पहले हम पिछले साल का पेपर डिस्कस करते हैं। 2023 पेपर डिस्कस करेंगे। और यहाँ हम देखो, हमारा जो जेके बोर्ड का पेपर होता है उसमें एक्स वाई जेड या फिर ए बी सी 3 सीरीज होती हैं। तो यहाँ पिछले साल एक्स वाई जेड सीरीज था, तो हम तीनों ही सीरीज यहाँ डिस्कस करेंगे। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं आपको पूरे के पूरे आंसर लिख के बताऊंगा, आंसर नहीं लिख के बताएंगे, सारे ही क्वेश्चंस मैं आपको समझाऊंगा। और ये देखने के बाद आपको जो है कॉन्फिडेंस ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपने पूरे का पूरा सिलेबस आज तक पढ़ा है, आपने पूरा साल दिया है अपने स्टडीज में प्रिपरेशन करने में, तो पूरा आपको जितना सिलेबस है सारा अगर आपने पढ़ा है तो फिर आपको ये देख के बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक। दूसरी चीज हम डिस्कस करेंगे यहाँ 2024 सैंपल पेपर। इस साल जैसा पेपर आएगा वो पिछले वाले साल में जो आया था पेपर उनसे डिफरेंट होगा, ठीक है। पिछले साल वाले पेपर से डिफरेंट होगा, तो इसलिए हमें एक सैंपल पेपर पहले देखना पड़ेगा। तो पूरा हम देखेंगे कैसे कैसे सिस्टम होता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो देखेंगे। और उसके बाद लास्ट वाला जो टॉपिक हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो होगा हाउ टू अटेम्प्ट, कि अगर यहाँ इस साल का जो पेपर है उसको आप अटेम्प्ट कैसे करोगे, कैसे करना चाहिए आपको अटेम्प्ट। मतलब 5 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते हैं वहाँ, 3 मार्क्स के भी आते हैं, 2 मार्क्स के भी आते हैं। उन सबको अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, कैसे कैसे शीट के ऊपर लाइनें लगानी चाहिए, कैसे हेडिंग लिखनी चाहिए, फिर कितने मार्क्स का क्वेश्चन कितना लिखना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ हम डिस्कस करेंगे, ठीक। तो पहले हम देख लेते हैं 2023 के जो पेपर हैं एक्स वाई और जेड सीरीज। देखो, आपको जैसे ही मैं पेपर दिखाऊंगा, अगर आपने पूरे का पूरा सिलेबस मेरे ही लेक्चर से पढ़ा हुआ है तो आपको एक कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो ना आता हो, ठीक है। तो पहले देखो, हम एक्स सीरीज देख लेते हैं 2023 का। पहले यहाँ हमें डिस्कस करने, ये जो 2023 का पेपर है ये इसका एक्स सीरीज हम डिस्कस करते हैं। देखो, आपको मैं यहाँ बताता हूँ कि जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ आते थे वो आप सॉल्व कैसे कर सकते हो, ठीक है। पूरे के पूरे मल्टीपल चॉइस नहीं आते थे, कुछ आपको 1-2 लाइनों में लिखना भी पड़ता था, ठीक है। तो देखो, यहाँ जो पहला दूसरा क्वेश्चन है ना, पहला दूसरा आपको दिख रहा होगा, पहला दूसरा जो है वो हमारा उन चैप्टर्स में से आया जो चैप्टर्स आपके सिलेबस में से डिलीट हो गए, ठीक है। तो देखो, थर्ड जो क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस में से ही आया, जो इस बार आपने सिलेबस पढ़ा है वहां से थर्ड क्वेश्चन आया। तो देखो, थर्ड क्वेश्चन कितना आसान है, आप आराम से इसको कर सकते हो, ठीक है। तो यही पूछा हुआ है कि जो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, तो आपको पता है अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप OH होता है, ठीक। तो इसी तरह आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखो, ये देखो, फोर्थ जो है वो भी आपने जो पढ़ा है उसी में से आया है, अमीन्स में से आया है। तो देखो, लिखा हुआ है अमीन्स एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, न्यूट्रल होते हैं या नन ऑफ दीज। तो आपको पता है अमीन्स मैंने बहुत बार पढ़ाया, आपको बताया अमीन्स बेसिक होते हैं, अमीन्स की हम बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ते हैं, तो बेसिक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखो, जो क्वेश्चन है ना 5 नंबर वाला, यहां से आगे आप देखो 5 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक। यहां से 5 नंबर वाला जो है उसमें पूछा हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें नोमेनक्लेचर वाला जो पार्ट पढ़ा था वहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखो, यहाँ जो ये क्वेश्चन है इसमें आप सॉल्व कर सकते हो बड़ी ही आसानी से। FeCN6K4 है, ऐसा क्वेश्चन है, FeCN6 ऐसे करके और यहाँ पीछे K4 लिखा हुआ है, ऐसा है। तो ये इसका नाम लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर मेरा लेक्चर आपने देखा है तो आपको बिल्कुल पता ही होगा। तो यहाँ आपको पता है, पहले हम क्या करते हैं, यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए अगर ये देखो, ये पोटेशियम 4 है, तो पोटेशियम 4 के ऊपर चार्ज कितना होगा, +4। तो अगर मतलब यहाँ +4 है तो इस पूरे कम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज होगा -4। अब आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो, X मान लो इसको। तो साइनाइड, एक साइनाइड का -1 होता है चार्ज, तो 6 का होगा -6 = ऊपर चार्ज है -4। तो x = -4 + 6 करेंगे तो x = आएगा +2। तो यहां आपको ये पता होना चाहिए कैटायन कौन सा है, एनायन कौन सा है। तो कैटायन पहला पार्ट होता है, ये पहला पार्ट कैटायन है, तो इसका नाम लिखेंगे पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम। उसके बाद हम यहां लिखेंगे हेक्सासाइनो, ठीक है, पोटेशियम हेक्सासाइनो। और आपको पता है इस पार्ट में, यहाँ ये वाला पार्ट जो है ये एनाइन है, तो एनाइन, अगर एनाइन में ये वाला पार्ट आ जाता है, मतलब एनाइन में अगर ये आ जाता है, ये मेटल, डी ब्लॉक मेटल, तो इसका नाम चेंज हो जाता है। तो पोटेशियम हेक्सासाइनो, आयरन का नाम में हो जाएगा फिरेट, FeRrate, फिरेट।
पोटेशियम हेक्सासाइनोफिरेट, और आगे ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को ऐसे रोमन नंबर में लिखते हैं, ऐसे करके इसका नाम आएगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफिरेट सेकंड। तो ये आप आराम से कर सकते हो। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, सिट्रस फ्रूट में क्या होता है, सिट्रस फ्रूट में क्या होता है। सिट्रस फ्रूट देखो विटामिन से, बायोमॉलिक्यूल विटामिन से क्वेश्चन पूछा हुआ है। सिट्रस फ्रूट में होता है विटामिन सी, दैट्स इट, है ना, और कुछ खास नहीं है। अभी देखो नेक्स्ट, एल्डिहाइड्स हैव, एल्डिहाइड्स में कौन सा ग्रुप होता है। आप पढ़ पढ़ के अभी बूढ़े हो रहे हो, पढ़ पढ़ के, मैं भी पढ़ा पढ़ा के, तो आपको पता ही एल्डिहाइड में क्या CHO ग्रुप होता है, दैट्स इट, लिख लेना सीधा, ठीक है। देखो कितना आसान पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम, इसमें तो कुछ मुश्किल नहीं है। अभी देखो ये सेक्शन बी आ गई, ठीक है, एक्स सीरीज ही हम देख रहे हैं। तो सेक्शन बी में देखो क्या पूछा है, बिल्कुल सिंपल है। अगर आपने मेरे लेक्चर से ही पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आपको देखो जो मैंने पढ़ाया ना आपको डिटेल में, वहां से तो आपके सारे कंसेप्ट बनाने की मैंने कोशिश की है, लेकिन यहां जो पूछा है वहां से जो मैंने पढ़ाया उससे 20 गुना सिंपल पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहां जो क्वेश्चन बी सेक्शन में पहला दिया हुआ है, स्टेट फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये आप नहीं कर सकते। लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आपने पढ़े इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, आराम से आप कर सकते हो, 2 लॉज होते हैं, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी ये बताया था आपको। अब देखो आगे है डिफाइन मॉलिक्यूलरिटी, तो मॉलिक्यूलरिटी तो आप आराम से कर सकते हो, केमिकल काइनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, ठीक। उसके बाद देखो हाउ डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड आयंस, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कलर्ड आयन क्यों बनाते हैं, और इसके आर में भी पूछा है, देखो क्या पूछा है, वाई डी ब्लॉक शो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैटालिटिक प्रॉपर्टीज क्यों शो करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी बताया था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज उनमें वाई वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, वाई दे फॉर्म कलर्ड आयंस, ठीक है, ऐसे करके। तो ये डी ब्लॉक के बिल्कुल सिंपल पूछे, आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो जो 11 वाला है डिफाइन कोऑर्डिनेशन नंबर, तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर, मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पूरा नहीं पढ़ाया क्योंकि बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर जो 6 लेक्चर मैंने डाले ना उसके बाहर ही आपको कुछ एग्जाम में नहीं दिखेगा, ठीक। तो कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन करना है, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर तो आप डिफाइन कर सकते हो ना, कॉम्प्लेक्स है सपोज ये, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6, दैट्स इट, ये लिख सकते हो आप। इसी तरह आप कोऑर्डिनेशन नंबर को भी डिफाइन कर सकते हो। अब देखो इसके आर में पूछा हुआ है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का आइसोमेरिज्म अगर आपने पढ़ा है तो आराम से इसको कर सकते हो, ठीक है। अच्छा अब देखो हमने हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर कितने अच्छे से पढ़ा है, तो यहाँ क्या पूछा है डिफाइन हेलो एरीन्स, तो हेलो एरीन्स तो आप डिफाइन ही कर सकते हो, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं बेंजीन उसके ऊपर लगा दो हेलोजन तो बन गया हेलो एरीन, वो तो आप डिफाइन आराम से कर सकते हो। अब देखो DDT के हार्मफुल इफेक्ट्स पूछे, DDT क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है, ये भी हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर में आता है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। इसके हार्मफुल इफेक्ट्स पूछे, इससे माहौल गंदा हो जाता है, इंसानों में बीमारियां लग सकती हैं, ये हो सकता है, सॉइल जो पानी में जानवर हैं उनको बीमारियां लग सकती हैं, बस ये आंसर है इसका और कुछ नहीं। अब देखो सेक्शन सी, तो सेक्शन सी में देखो पहला जो क्वेश्चन सेक्शन सी में है ना शॉर्ट की डिफेक्ट, ये आपके सिलेबस में नहीं, ये सॉलिड स्टेट चैप्टर में से, इसको आप रहने दो। दूसरा देखो लेबल डायग्राम बनानी है आपको गैल्वेनिक सेल की, तो ये आप नहीं बना सकते। अगर आपने मेरे लेक्चर देखे, मैंने जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाई है वो आपने देखी है, तो आराम से डायग्राम बना सकते हो, आप लेबल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ हाफ लाइफ पीरियड निकालना है आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, तो क्या ये आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा है, तो ये तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब देखो टिंडाल इफेक्ट जो 17 क्वेश्चन है ये हमारे सिलेबस का नहीं है, 18 भी हमारे सिलेबस का नहीं है, ये हमारे सिलेबस से कट हो गया, 19 भी हमारे सिलेबस का नहीं है, 20 देखो 3 ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज लिखनी है आपको K2Cr2O7, तो आप अगर आपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ा है, मेरे से ही पढ़ा है, तो आप आराम से कर सकते हो, 3 ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज आराम से लिख सकते हो, खास नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखो डिस्कस द, ये लिखा क्या है 21 क्वेश्चन, डिस्कस द न्यूट्रिशन लिखा है यहाँ, लेकिन यहाँ रिएक्शन है, डिस्कस द रिएक्शन ऑफ फिनोल विद कंसंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ये बोल रहा है कि फिनोल की रिएक्शन बताओ। ये क्वेश्चन आपके बाएं हाथ का खेल होना चाहिए, बोल रहा है फिनोल की रिएक्शन बताओ HNO3 और H2SO4 से, ये क्या आप नहीं कर सकते, ये सीधा सीधा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनोल है, ठीक है। तो यहाँ इससे और इससे रिएक्ट कराओ फिनोल की, तो यहां से आपको पता है ये पूरे दोनों मिलके ये नाइट्रेशन रिएक्शन है, NO2 ऐड होगा, बस आर्थो पैरा पोजिशन पे ऐड होगा, क्योंकि आपको पता है ये लोन पेयर यहां आ जाते हैं, यहां और यहां चार्ज जाता है, तो यहां इसका आंसर आएगा ये, ठीक। फिनोल ऊपर है और यहां NO2 ग्रुप यहां लगेगा और एक और प्रोडक्ट बनेगा जिसमें NO2 ग्रुप पैरा पोजिशन पे लगेगा, ये नाइट्रेशन रिएक्शन है और कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीज है, आराम से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अच्छा
ये रिएक्शंस नाइट्रेशन वाली मैंने आपको कम से कम 20 बार पढ़ाई होगी। जब मैंने अपना बैच स्टार्ट किया था वहां से आज तक हर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में ये आती है, ठीक है, कर लोगे आप इसको। अब देखो 22 क्वेश्चन देखो, हाउ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आपको पढ़ाया, कल भी मैंने वन शॉट डाला था उसका। यही होता है ना N2 + Cl माइनस डाइजोनियम साल्ट, यही होता है। इसको प्रिपेयर करने का एक ही तरीका आपको बताया था, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। बस डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन अगर आपको पता है तो लिख दो उसको, ठीक है, आराम से कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर अमीन्स, गिव देयर क्लासिफिकेशन। क्या ये आप नहीं कर सकते? कल के लेक्चर में मैंने बताया आपको अमीन्स क्या होते हैं, ठीक है। अमोनिया NH3 होता है ना, इसके H रिप्लेस करो R लगा दो, H को रिप्लेस करो R लगा दो तो बन जाते हैं अमीन्स। तो क्लासिफिकेशन में लिख सकते हो, अगर एक H रिप्लेस करो R लगाओ तो प्राइमरी अमीन, 2 H रिप्लेस करो 2 R लगाओ तो सेकेंडरी, 3 H रिप्लेस करो तो टर्शरी। क्या ये आपसे नहीं होगा? आराम से हो जाएगा, ठीक, कुछ बड़ी बात नहीं है। अब देखो 23 क्वेश्चन बायोमॉलिक्यूल से पूछा हुआ है। बायोमॉलिक्यूल जैसा मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, उससे 20 गुना छोटा क्वेश्चन पूछा है। अब देखो लिखा है डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स एंड गिव देयर क्लासिफिकेशन। क्या ये आप नहीं कर सकते? कार्बोहाइड्रेट्स को आप आराम से डिफाइन कर सकते हो, ठीक। तो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट का ऐसे फार्मूला होता है ना, CXH2OY। तो ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं, ठीक। केमिकली ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। इनकी क्लासिफिकेशन में लिखना है कि इनको सैकराइड्स भी बोलते हैं, तो क्लासिफिकेशन में मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, पॉलीसैकराइड ये लिख देना, ठीक है, तो आराम से कर सकते हो। उसके बाद देखो व्हाट आर इंजाइम्स, इंजाइम्स पूछा है तो गिव देयर इंपॉर्टेंस। इंजाइम्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, इंजाइम्स क्या होते हैं? तो इंजाइम्स केमिकल कैटलिस्ट्स होते हैं, तो बॉडी में जो रिएक्शंस होती हैं उनको कराने में हेल्प करते हैं। बहुत सारे इंजाइम्स मैंने आपको बताए थे, ठीक है, तो वो आप लिख सकते हो। अभी नेक्स्ट देखो व्हाट आर पॉलीमर्स, ये जो पूछा हुआ है ये 24 क्वेश्चन, ये आपके सिलेबस का नहीं है, पॉलीमर चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है। और उसके बाद इसके आर में जो पूछा है वो भी नहीं है। उसके बाद 25 क्वेश्चन जो पूछा है ना, ये भी आपके सिलेबस से कट हो गया है, ठीक है। जो आपके सिलेबस में वो सारे के सारे आप कर लोगे, ठीक, इतनी मेरी गारंटी है। अभी जितना मैंने आपको कराया है उस हिसाब से आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे। अब देखो सेक्शन डी, तो देखो सेक्शन डी में क्या पूछा है, डिफाइन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्यूशन चैप्टर याद करो जो मैंने आपको पढ़ाया था। मैंने आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, वो सारी आपको पढ़ाई थी। देखो कुछ भी नहीं पूछा, यहाँ पूछा है डिफाइन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूछी है, डिफाइन करना है और मॉलिक्यूलर मास निकालना है। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी बताया था, हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मॉलिक्यूलर मास निकालना आपको आना चाहिए, ठीक। ये आप आराम से कर लोगे। मॉलिक्यूलर मास निकालना है, पूरी ही लिख के आ जाना, 5 मार्क्स की है। जो आपको आता है 2 पेज का सब भर देना उसमें, ठीक है, अगर ये आ गया। अब देखो आर में पूछा है ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, बर्कली हार्टली मेथड। तो बर्कली हार्टली मेथड का आंसर मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेजा हुआ है, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है वो तो आपको पता ही है, ठीक, ये भी आप आराम से कर लोगे। अब देखो नेक्स्ट डिफाइन, ये कितना 27 नंबर वाला, ये जो है ना, ये इस बार जो 27 क्वेश्चन है ना, ये पी ब्लॉक एलिमेंट से आया, वो आपके उसमें नहीं है, सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो 28 देखो, 28 में देखो कन्वर्जेंस पूछी हुई है पहले। तो कन्वर्जन में हमेशा आर आता है, इससे पहले आता रहा है। तो कन्वर्जेंस मैंने नहीं कराई है आपको, क्योंकि कन्वर्जन ही एक ऐसी चीज होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ी सी मुश्किल होती है, ठीक है। तो वो आप अगर कर लेते हो तो ठीक है, नहीं करते तो उसमें आर मिल जाएगा आपको एग्जाम में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो इसमें बी पार्ट है। बी पार्ट क्या पूछा हुआ है, बी पार्ट देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में पूछा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजोइक एसिड टेक्स प्लेस एट मेटा पोजीशन। मतलब मैंने आपको बताया था बेंजोइक एसिड जो होता है ना, ये होता है बेंजोइक एसिड। तो इसमें ये कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने देखा था, जब ये लगा होता है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस मेटा पोजीशन पे होती हैं। तो मेटा पोजीशन पे इसीलिए होती हैं क्योंकि ये जो ग्रुप है ना, ये इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो चार्ज कहाँ आता है, प्लस चार्ज आता है आर्थो और पैरा पोजीशन पे, और मेटा पोजीशन पे चार्ज नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल जो है मेटा पोजीशन पे अटैक करता है। ये आप कर सकते हो, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब दूसरा इसी में पॉइंट देखो, क्लोरो एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड। तो आपको पता है क्लोरो एसिटिक एसिड क्यों स्ट्रॉन्गर है। देखो एसिटिक एसिड होता है ये CH3COOH, और क्लोरो एसिटिक एसिड ये होता है CH2COOH, और यहाँ Cl लगा होता है, ठीक, ये होता है क्लोरो एसिटिक एसिड। तो ये अगर आपको आ गया तो ये क्लोरो एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गर होता है। क्यों? क्योंकि ये तो एसिटिक एसिड है, ये क्लोरो एसिटिक है। मैंने आपको पढ़ाया था ना, जो
सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इफेक्ट पड़ता है एसिडिटी पे, तो ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, मैंने आपको बोला था इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को बढ़ा देते हैं, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन खींचने से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन की बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो इसलिए ये यहाँ बोलोगे यहाँ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक है, लेकिन इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नहीं है, तो ये ज्यादा एसिडिक है, ये कम में। बहुत आसान पूछा है, ठीक। अच्छा, ये देखो, ये आप कर लोगे। एक ये कन्वर्जन आप नहीं कर सकते, लेकिन कन्वर्जन मैंने नहीं कराया, अगर आपने पढ़ा है तो बिल्कुल ठीक है। अब देखो, ये लास्ट डी सेक्शन जो है, डी सेक्शन का लास्ट 5 मार्क्स का ये पूछा है, क्या ये आप नहीं कर सकते? ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल रिएक्शंस मैंने आपको बहुत सही से पढ़ाई है। एल्डोल कंडेंसेशन कॉमन सी रिएक्शन है, ठीक है, एल्डिहाइड्स में होती है, 2 एल्डिहाइड जुड़ते हैं, कंडेंस होते हैं, ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है इसमें, ठीक। और केनिजारो रिएक्शन क्या आप नहीं कर सकते? आराम से कर सकते हो। तो ये रिएक्शंस अगर आपको आ गई तो आप डिफाइन करोगे, रिएक्शन पक्का दिखाओगे, ठीक है, रिएक्शन दिखाओगे, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट 1-2 पॉइंट है वो लिख दोगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या क्या होता है, रिएक्शंस कैसे लिखते हैं, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको ये नहीं देखना है, ये वाला जो मैं बता रहा हूं ना अभी, मैं जो पेपर डिस्कस कर रहा हूँ XYZ सीरीज, ये आपको नहीं देखना, आगे सिंपल पेपर देखना है, तो यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मैंने चैप्टर्स डाले हुए हैं, टाइमिंग लिख के, तो वहाँ टाइमिंग पे क्लिक करके आप नेक्स्ट टॉपिक में भी जा सकते हो, ठीक। लेकिन अगर आप ये देख लोगे तो आपके लिए ही बेटर है। अब देखो, ये X सीरीज था, अब X और Y और Z तीनों ही सीरीज जो आते हैं ना एग्जाम में, वो तीनों ही सेम होते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, सबका लेवल बिल्कुल सेम होता है। अब देखते हैं हम Y सीरीज, तो ये देखो Y सीरीज, ठीक है, पहले 2 क्वेश्चन जो आए वो आपके सिलेबस से नहीं है, ठीक है, जो आपके सिलेबस से नहीं है वो तो आपको करना ही नहीं। अब देखो थर्ड, फिनोल्स क्या होते हैं, खुद बताओ। मैंने आपको बताया था ना फिनोल्स, फिनॉक्साइड आयन, याद करो, फिनोल बताया था ना, यहाँ कहीं फिनोल बनाया था हमने, ये फिनोल होता है, ठीक है, ये फिनोल है, तो इसमें ये आपको पता है H+ देता है और फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होता है और फिनॉक्साइड आयन स्टेबल होता है, इसका मतलब फिनोल एसिडिक होता है ना, तो इसका आंसर यही है, एसिडिक। अब नेक्स्ट देखो क्या पूछा है, प्राइमरी अमीन्स गिव कार्बाइल अमीन रिएक्शन, ट्रू या फिर फॉल्स। कल ही मैंने आपको पढ़ाया है कार्बाइल अमीन रिएक्शन क्या होता है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन प्राइमरी अमीन्स ही देते हैं, तो ट्रू है ना, ठीक है, ट्रू है इसका आंसर। अब देखो IUPAC नेम लिखना है आपको, कॉपर NH3, इसका IUPAC नेम लिख सकते हो, लिखो। अच्छा क्या है, देखो IUPAC नेम लिख के बताता हूं आपको, कॉपर NH3 SO4, कॉपर NH3 SO4, ऐसा है, और ये ब्रैकेट ऐसे लगाई है यहां, ठीक। देखो ये जो ऐसा दिया हुआ है ना यहां, इसमें आपको देखना है कि ये जो ब्रैकेट है ये यहां नहीं होनी चाहिए थी, ये ब्रैकेट यहां होनी चाहिए थी, ऐसे, ठीक, ऐसे होनी चाहिए थी। तो आपको क्या करना है, आपको इस हिसाब से करना है, क्योंकि देखो यहां आपको अगर आप ब्रैकेट यहां लगाओगे ना, फिर आप आराम से इसको कर लोगे। आपको पता है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ये जो पहला पार्ट होता है ये कैटायन होता है, ठीक है, और कैटायन पहले लिखते हैं, ठीक है, कैटायन जो होता है उसको पहले लिखते हैं। तो यहां आपको ये बताना है कि यहां चार्ज क्या होगा, आपको पता है सल्फेट के ऊपर 2- चार्ज होता है, तो इसके ऊपर होगा 2+। अब पहले आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो यहां देखो X इसको मान लो, अमोनिया न्यूट्रल होता है, तो X = +2, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगी। और पहले किसका नाम लिखते हैं, पहले कैटायन का नाम लिखते हैं, और कैटायन यहां ये पार्ट है, तो क्या लिखेंगे, ये अमीन है तो बोलेंगे इसको टेट्रा अमीन, AMMIN लिखते हैं यहाँ NH3, टेट्रा अमीन। और ये अगर कैटायन, ये जो मतलब कॉम्प्लेक्स पार्ट है, इसके ऊपर अगर प्लस चार्ज हो तो कॉपर को कॉपर ही लिखते हैं, टेट्रा अमीन कॉपर, ठीक है, दिख रहा है आपको, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ इसको, टेट्रा अमीन, यहाँ इसी के साथ जोड़ के लिखना है कॉपर, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट में लिखनी है सेकंड, ऐसे रोमन नंबर में, और आगे ये क्या पार्ट है, सल्फेट, तो इसको सल्फेट बोलते हैं, ऐसे करके इसका नाम आपने लिखना है, ठीक है। ये आई थिंक यहां मिस्टेक कर दी इन्होंने लिखने में। अब देखो यहां ये तो हो गया। 6 नंबर वाला क्वेश्चन कि आप नहीं कर सकते, धूप में से कौन सा विटामिन मिलता है आपको पता है, या विटामिन डी मिलता है, ठीक है, सनशाइन विटामिन कौन सा होता है, धूप में से मिलता नहीं है, हमारी बॉडी में कोई कंपाउंड होता है उसके ऊपर धूप पड़ती है तो वहां से विटामिन डी निकलता है, लेकिन हम बोलते हैं सनशाइन, मतलब धूप की वजह से ही निकलता है, तो इसलिए। अब देखो 7th क्वेश्चन, कीटोन्स में कौन सा ग्रुप होता है, क्या ये आप नहीं कर सकते, पढ़ के C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये ग्रुप होता है कीटोन में। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो देखो वही पूछा है,
उस पीछे वाले में फ्राइडेज सेकंड लॉ पूछा था, यहाँ फ्राइडेज फर्स्ट लॉ पूछा है, रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। डिफाइन डी ब्लॉक एलिमेंट, सिर्फ डिफाइन ही करना है, आपने तो पूरा कुछ पढ़ा है, इधर बोला है डिफाइन करो, तो ये क्या आप नहीं कर सकते, ठीक है। वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्सिस, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्सिस क्यों बनाते हैं, ये तो बड़ा आसान है, पूरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर इन्हीं के बेस पे है। उनका साइज छोटा होता है ना, चार्ज होता है, ठीक है, तो डी ऑर्बिटल खाली होते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 11 क्वेश्चन पूछा है, लिगेंड डिफाइन करो, ठीक है। लिगेंड डिफाइन करो, लिगेंड डिफाइन नहीं कर सकते, लिगेंड की क्लास उनकी टाइप्स बताओ, तो लिगेंड्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है, वो आप बता सकते हो। उसके बाद लिंकेज आइसोमेरिज्म पूछा है, तो ये कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड्स चैप्टर है ना, उसमें आइसोमेरिज्म वाले टॉपिक से ये क्वेश्चन आया है। अब देखो 12 में हेलो एल्केन पूछा है, हेलो एल्केन को आप डिफाइन नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हो, ठीक है। 2 यूजेस बताने हैं क्लोरोफॉर्म के, क्या आप ये नहीं बता सकते, सुंगाओ बेहोश करो, ठीक है। किसी को देखो ना, आपने पुरानी मूवीज देखी होंगी ना, वहां क्लोरोफॉर्म ऐसे कुछ सुंगाते थे, बेहोश हो जाता था बंदा, वो क्लोरोफॉर्म ही होता है। क्लोरोफॉर्म सुंगा के पहले बंदे को बेहोश किया जाता था, ये सर्जरी के टाइम भी यूज होता था, ठीक, तो वो भी आप लिख सकते हो यहाँ। अब देखो वही 15 क्वेश्चन देखो, 14 आपके सिलेबस से नहीं है, 15 देखो गैल्वेनिक सेल की डायग्राम बनानी है, क्या आप नहीं बना सकते, आराम से बना सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिखना है आपको, वही पहले वाला जो पीछे वाले उसमें था। अब आपको क्या करना है, 20 क्वेश्चन देखो, उसके ऊपर वाले आपके सिलेबस में नहीं है। 3 ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज लिखनी है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट की, आराम से लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद 21 वही क्वेश्चन है जो पहले पेपर में था, ठीक है। 22 देखो वही सेम है, 22 भी सेम है। 23 देखो वही सेम है, ठीक है, जो पहले पेपर में था वही सेम है, ठीक है। अब 25 देखो वो भी नहीं है, 25 आपके सिलेबस में नहीं है, 24 भी नहीं है, 26 देखो वही सेम जो पहले पेपर में था वही सेम पूछा हुआ है, ठीक है। अच्छा, और यहां 27 आपके सिलेबस में नहीं है, 28 देखो वो भी वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। और 29 देखो, 29 तो है ही नहीं, ये उसी में 28 में आर में एल्डोल कंडेंसेशन कैनिजारो रिएक्शन आप आसानी से कर सकते हो, कोई मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पेपर देखते हैं। अच्छा, जेड सीरीज, तो जेड सीरीज में देखो पहले 2 आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। थर्ड वाला देखो एल्कोहल्स में कौन सा ग्रुप होता है, तो क्या ये आपको पता नहीं है, OH ग्रुप होता है, ठीक। अब देखो यहां 4 जो क्वेश्चन है ना, प्राइमरी अमीन्स रिएक्ट विद HNO2 टू गिव प्राइमरी एल्कोहल, तो ये आगे लिखा है ट्रू है या फॉल्स है। ये जो रिएक्शन है मैंने आपको कल ही पढ़ाया था अमीन्स वाले पार्ट में, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, और मैंने बोला था रिएक्शन के अंदर नाइट्रस एसिड को इन सिटू प्रिपेयर किया जाता है, आपको याद है अगर आपने देखा है, मैंने बोला था NaNO2 प्लस HCl डालते, ठीक है, और रिएक्शन के अंदर नाइट्रस एसिड NaNO2 प्रिपेयर, नहीं HNO2 प्रिपेयर होता है नाइट्रस एसिड। तो क्या अमीन्स नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल बनाते हैं, तो बनाते हैं, ठीक है, बनाते हैं। आपने रिएक्शन पढ़ी होगी, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, ठीक। आपको बताया था ना मैंने, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड में पहले अमीन जब अमीन्स नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं ना, प्राइमरी अमीन, तो पहले एल्काइल डाइजोनियम साल्ट्स बनते हैं, फिर वो स्टेबल नहीं होते, डिकम्पोज होकर अल्कोहल बना देते हैं, ठीक है। कंसेप्ट पूछा हुआ है, ठीक। अच्छा, अब यहां इसका IUPAC नेम आप लिख सकते हो, K3FeCN6, ये वही है, K3 कर दिया यहां, ठीक, K3 कर दिया, FeCN6 कर दिया, तो अगर आप यहां K3 कर दोगे तो बाकी सेम है, तो यहां ऊपर चार्ज आएगा -3, तो बस ऑक्सीडेशन स्टेट भी वही हो जाएगी, तो नाम में सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट का फर्क आएगा, ठीक, बाकी सेम रहेगा, तो आप इसका नाम लिख सकते हो आराम से। अच्छा, अब देखो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज फैट सॉल्युबल, कौन सा विटामिन यहां से फैट सॉल्युबल है। मैंने आपको बताया था 2 किस्म के विटामिन होते हैं, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल, एक होते हैं फैट सॉल्युबल, ठीक है। तो यहां से आप पता कर लेना कि कौन सा विटामिन फैट सॉल्युबल है यहां से, ठीक है। अच्छा, कीटोन्स में कौन सा ग्रुप होता है, वही पहले जो आया वही है। नेक्स्ट देखते, देखो यहां पूछा है कोलरोस लॉ, तो कोलरोस लॉ क्या आप नहीं कर सकते, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपने पढ़ा है, 8 महीने से मैं पढ़ा रहा हूं आपको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपने पढ़ा है, तो कोलरोस लॉ आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, ठीक, तो ये इफेक्ट होता है। अब देखो एक्सप्लेन
ट्रांजिशन मेटल्स में क्या पूछा है, एक्सप्लेन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स एक्सप्लेन करनी है। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स की सिर्फ 3D सीरीज की ऑक्सीडेशन स्टेट ही आप एक्सप्लेन करके आ जाना, ठीक है। मैंने आपको एक टेबल बना के समझाया था पूरा कि कैसे कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है किसकी क्या होती है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब क्या करोगे, आगे कौन सा क्वेश्चन है, व्हाट आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्या ये आप नहीं कर सकते, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन, ठीक है। उसके बाद है गिव टू एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। दो एप्लीकेशंस बतानी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। तो दवाइयां बनाने में मेडिकल फील्ड में यूज होता है, ठीक है, मेडिसिन में भी यूज होता है, ठीक है। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, आपको पता ही है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यहाँ इसके अंदर जो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इनके अंदर जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक। अच्छा, उसके बाद देखो हेलो एल्केन्स की दो केमिकल रिएक्शंस लिखनी है, क्या ये आप नहीं लिख सकते, पढ़ पढ़ के लिख सकते हो, ठीक है। फ्रियोन, फ्रियोन के दो हार्मफुल इफेक्ट्स लिखने हैं आपको। फ्रियोन आपको पता है हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं, इससे ओजोन डिप्लीशन वगैरह होती है क्योंकि ये क्लोरीन के सोर्स होते हैं, ठीक। तो ये आपको पढ़ाया हुआ है, लिख सकते हो आप। अब ये 14 आपके सिलेबस में नहीं है। 15 देखो लेबल डायग्राम बनानी है गैल्वेनिक सेल की, बना सकते हो, क्या कोई प्रॉब्लम है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अच्छा, अगर आपने पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप आज ही किताब खोल रहे हो फिर तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर आपके लिए एक ही तरीका है, आप सॉल्व पेपर लो, रट्टा मारो और दे दो पेपर, ठीक। और कोई तरीका नहीं है कि 4 दिन बच गए एग्जाम को, ठीक है। अगर आपने पूरा पढ़ा है तो इन पेपर्स को देख के खुश हो जाओ कि आपका पेपर पूरा होगा, ठीक। अच्छा, अब देखो 16 क्वेश्चन हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 16, 17, 18, 17, 18 तो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। 19 भी नहीं है। 20 के बाद वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जो पहले पेपर में मैंने आपको बताए, देखो वही सेम रिपीट हो रहे हैं। सीरीज में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। यहां सेक्शन डी में भी देखो वही सेम रिपीट है, ठीक है, बिल्कुल सेम रिपीट है, मैंने आपको बताया। तो ये थे हमारे 2023 के पेपर, ठीक है। यहां हमने एक्स वाई जेड सारे ही एक्सप्लेन कर दिए, ठीक। आई होप आपको कुछ ना कुछ यहां से आइडिया मिल गया होगा, कुछ ना कुछ, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको बस वही सिलेबस जो आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज करना है और ये क्वेश्चन देखने हैं। अगर आप ये कर लेते हो पूरे तो आपका पेपर पूरा होगा। अभी देखो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा उसमें हम देखेंगे सैंपल पेपर। सैंपल पेपर, अब सैंपल पेपर दिखाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं कि इस बार जो आपका पेपर आएगा उसमें भी क्या होंगी, उसमें भी होंगी 4 सेक्शंस। सेक्शन ए होगी, ठीक है, सेक्शन बी होगी, सेक्शन सी होगी और सेक्शन डी होगी। 4 सेक्शंस आपको इस बार भी मिलेंगी, लेकिन इस बार पैटर्न थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, पैटर्न थोड़ा सा यहां चेंज है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं यहां कि कौन सी सेक्शन में क्या कैसे कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहां मैं आपको बताने के लिए यहां लिखना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा देख के। तो यहां 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, मल्टीपल चॉइस भी हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। 1 मार्क्स के आएंगे 10, ठीक है। सेक्शन बी में आपको 9 क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क्स के, 9 क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क्स के और ये 18 मार्क्स का होगा। सेक्शन सी में आपको आएंगे 9 क्वेश्चंस 3 मार्क्स के, ठीक। और सेक्शन डी में आएंगे आपको 3 क्वेश्चंस 5 मार्क्स का एक, यहां 27, 15। तो ये ओवरऑल आपका हो जाएगा 70 मार्क्स का पेपर इस बार, ठीक है। ये पेपर का पैटर्न होगा इस बार, ठीक है। अब देखो आपको थोड़ी सी मेहनत इस बार ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि यहां एग्जाम में लिखा हुआ है कि हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस भी आएंगे आपको, हार्ड क्वेश्चंस। देखो तो यहां 10 एमसीक्यू आपको आएंगे, ठीक है। हो सकता है एमसीक्यू हो या फिर हो सकता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछे जिसमें 1 लाइन में आपको आंसर देना पड़े, वो भी हो सकते। तो ये आप कर लोगे, कुछ मुश्किल नहीं है। सेक्शन बी में आपको देखो 2 मार्क्स के 9 आएंगे और यहां 3 मार्क्स के 9 आएंगे और यहां 3 क्वेश्चंस आएंगे 5 मार्क्स के। तो मैं यहां ऐसे लिख देता हूं 5 मार्क्स के क्वेश्चन कितने आएंगे, 3, और इनमें आर होगा, ठीक है, तीनों में आर होगा। तो अभी हम देख लेते हैं कि हमारा जो सैंपल पेपर है मैंने भी किसी वेबसाइट से डाउनलोड किया है, उसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, ठीक है। वो उस पेपर का क्रेडिट उन्हीं को ही जाता है, ठीक। तो यहां हम वो देख लेते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूं ये, ठीक।
ये सैंपल पेपर है एक किस्म का। तो यहां सैंपल पेपर में देखो कुछ भी नहीं है, सेक्शन ए में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं। तो आप मुझे अभी ये बताओ क्या ये क्वेश्चंस आप कर सकते हो? ठीक है, चलो इनको साथ साथ करते हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन जो है ना यहां पूछा है प्योर वाटर की मोलैरिटी क्या होती है। ठीक, अगर आपको आता तो डरने की जरूरत नहीं है। प्योर वाटर की मोलैरिटी अगर आपने कोई एक भी न्यूमेरिकल किया है तो 55.55 मोल पर लीटर होती है। अगर यहां कहीं ये आंसर दिया है तो ठीक है 55.56 भी हो सकती है। ठीक, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। देखो क्या यहां ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो देख लो आप। उसके बाद है कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है। तो आपको पता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन ये होती है डेल्टा वी मिक्सिंग, ठीक है, और डेल्टा वी मिक्सिंग और डेल्टा एच मिक्सिंग 0 के बराबर होना चाहिए। डेल्टा एच मिक्सिंग दोनों ही 0 के बराबर होने चाहिए। ये होता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन। तो ये क्वेश्चन दूसरा दिया हुआ है, देखो कर सकते हो आप। अब देखो थर्ड क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो अगर आप इस क्वेश्चन में थर्ड और फोर्थ ऑप्शन देखो, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो होता है जो आयंस में जल्दी ब्रेक हो जाए, ठीक है, जिसमें आयंस जल्दी प्रोड्यूस हो। ठीक, तो देखो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में यहां क्या दिया हुआ है, NaCl और KOH। देखो NaCl भी आयंस में ब्रेक होता है, KOH भी आयंस में ब्रेक होता है। ठीक है, और ऊपर ए और बी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है CH3 COONA, ये थर्ड ऑप्शन में ये दिया हुआ है। और बी ऑप्शन जो है, थर्ड नहीं फर्स्ट ऑप्शन में, ये बी ऑप्शन में दिया है C2H5OH। देखो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो हो नहीं सकते क्योंकि वो आयंस में ब्रेक होते हैं, तो वहां से वो जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में कौन सा बैड कंडक्टर है, देखो पूछा यही है कि बैड कंडक्टर कौन सा है, कौन सा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ठीक है, मतलब अगर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा नहीं है, मतलब कौन सा बैड कंडक्टर है, यही पूछा है ना। तो इन दोनों में आप बताओ कौन सा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो देखो जिसमें आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, हो सकते हैं, तो वो क्या है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो किस में आयन प्रोड्यूस नहीं हो सकते, तो देखो इसमें तो आराम से आयन प्रोड्यूस हो सकते हैं ना, CH3 COO माइनस प्लस Na प्लस, ऐसे ब्रेक हो सकता है ये। ठीक है, हो सकता है। ठीक, और इसमें एक और भी ऑप्शन है कि CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, ऐसा है ना ये। तो यहां ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगी, ये नेगेटिव इधर आएगा, तो यहां से Na प्लस बाहर हो जाएगा। तो इन दोनों में इसमें आयनाइजेशन होने का चांस ज्यादा है। ठीक, इसमें आयनाइजेशन होने का चांस कम है। ठीक है, इसलिए इसमें भी आयंस बनेंगे, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में भी आयंस बनेंगे, तो वो ये सारे गुड कंडक्टर ने, ये बैड कंडक्टर है, मतलब ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अल्कोहल, तो अल्कोहल हमेशा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक, ये आपको याद रखना है। हमेशा नहीं बोलेंगे, कोई ऐसा अल्कोहल होगा जो गुड कंडक्टर भी होगा, कंडीशंस होती हैं, लेकिन अल्कोहल जनरली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन देखो, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या आप ये नहीं कर सकते, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट, ठीक है, मैंने आपको बताया ये करना। तो रेट आपको पता है, रेट कैसे लिखा जाता है, रेट इज इक्वल टू K इंटू A की पावर सेकंड लिखेंगे, ये रेट लॉ होता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक, तो यहां से आपको रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालना है। तो रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू आएगा रेट अपॉन A की पावर 2। अब रेट का यूनिट यहां लिख दो, रेट का यूनिट होता है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ठीक है, और डिवाइडेड बाय, ये जो है ना, ये भी कंसंट्रेशन होती है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ऐसे लिख दो। अब आप क्या कर सकते हो, ऐसा इसको सॉल्व करो, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम मल्टीपल बाय 1 अपॉन कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन मल्टीपल बाय कंसंट्रेशन को ऊपर ले जाओ, कंसंट्रेशन की पावर -2 डिवाइडेड बाय ये टाइम। ठीक, अब आपको पता है यहां क्या बनेगा फाइनली, कंसंट्रेशन, यहां इसको 1 मान लो, 1 - 2 करेंगे, कंसंट्रेशन -1 डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहां आप कंसंट्रेशन के यूनिट पुट करो, कंसंट्रेशन को यूजुअली लेते हैं मोल लीटर इनवर्स में। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स की पावर -1 ने डिवाइडेड बाय टाइम है, टाइम का यूनिट होता है सेकंड। ठीक, तो अब इसको करो, m को इससे मल्टीपल करो, तो मोल -1 हो जाएगा, यहां मोल पूरा लिखते हैं। ठीक है, मोल पूरा लिखते हैं यहां कंसंट्रेशन में, मोल की पावर हो जाएगी -1, लीटर
को यहाँ रखेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, लीटर लीटर ही रहेगा, और सेकंड को ऊपर लेके जाएंगे तो सेकंड -1 हो जाएगा। तो ये लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स ये आ जाएगा यूनिट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो ये भी आप आराम से कर सकते हो, जो ये इसमें ऑप्शन नंबर बी है आई थिंक। ठीक है, अब देखो वी में पूछा है कि लिंथेनाइड जो होते हैं उनमें कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट लिंथेनाइड्स में कॉमन होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें, यहां देखो ये क्या पूछा है, IUPAC नेम। IUPAC नेम क्या है, इसका आप नहीं कर सकते। ठीक है, कर सकते हो आराम से। कैसे कर सकते हो, ऐसा कंपाउंड बोला है आपको, दिया हुआ है। ठीक, ऐसा दिया हुआ है, एक जगह डबल बॉन्ड लगा के ऊपर लगाया है Cl। ठीक, और 1 और 2 पोजीशन पे Br लगा है। तो अब आपको पहले नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करनी कहां से, आपको देखो यहां से करोगे ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब आपको पता है ये और ये दोनों जाएंगे प्रीफिक्स में, तो 3 पोजीशन पे ब्रोमो है, 3 ब्रोमो। ठीक है, 1 क्लोरो, उसके बाद ये पूरे का पूरा क्या है, साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स है, साइक्लोहेक्स। उसके बाद साइक्लोहेक्स 1 पे ईन है, तो आप पूरे को साइक्लोहेक्सीन भी बोल सकते हैं। ठीक, तो ये इसका आंसर आएगा, और यहां आपको दिख रहा होगा कि ये आंसर है 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन, सी ऑप्शन ये आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चंस पहले से ही आते होंगे। अब देखो जो आगे वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, यहां से मोस्ट एसिडिक कौन सा है। ठीक, मोस्ट एसिडिक यहां से कौन सा है, तो यहां लिखा हुआ है पहला बेंजाइल अल्कोहल है। देखो मैं आपको यहां स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं मोस्ट एसिडिक कैसे दिखते हैं। ठीक, इसको साफ करना पड़ेगा। देखो मोस्ट एसिडिक कैसे देखेंगे, तो पहला हमारे पास है, हमें पूछा है कि पहला जो है क्या है, बेंजाइल अल्कोहल साइक्लोहेक्सेनॉल। बेंजाइल अल्कोहल ऐसा होता है, ये आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था ना क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स में कि बेंजाइल अल्कोहल ऐसा होता है, ये बेंजाइल अल्कोहल होता है। उसके बाद दूसरा भी ऐसा ही कुछ है, तीसरा भी कुछ ऐसा ही है, फोर्थ भी कुछ ऐसा ही है। हम देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा यहां बोला हुआ है साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल हो गया, ये हो गया साइक्लोहेक्सेनॉल। उसके बाद पूछा है, बोला है फिनोल, और फिर बोला है फिनोल में एक नीचे कुछ लगाया हुआ है, देखो क्या लगाया है, बोला है मेटाक्लोरोफिनोल, मेटाक्लोरोफिनोल। ठीक, तो ये होगा मेटा पे क्लोरो लगा है। ठीक, यहां से बताना है आपको कौन सा ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, तो कौन सा एसिडिक हो सकता है यहां से। ठीक, अब देखो एसिडिक होने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, H+ निकालने पड़ते हैं। तो सबका H+ निकाल दो, H+ निकाल दो, इसका भी, इसका भी, इसका भी। H+ निकाल के क्या आएगा, O के ऊपर माइनस चार्ज। मतलब एसिड क्या करते हैं, सारे के सारे एसिड H+ देते हैं ना, तो इन्होंने H+ दे दिया और सब पे माइनस चार्ज आ गया। अब यहां से जो कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, जो कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसी का वही जो कंपाउंड, मतलब यहां से आप जो आयंस बने ना, इन आयंस में से जो सबसे ज्यादा स्टेबल आयन होगा उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड है वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो अब आप खुद बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है। देखो ये तो बहुत कम स्टेबल है, क्यों, क्योंकि इसमें तो ये रेजोनेंस में नहीं जा सकता, ये भी स्टेबल नहीं है, इसमें भी ये रेजोनेंस में नहीं जा सकता, इसमें रेजोनेंस में जा सकता है, ठीक है, इसमें भी रेजोनेंस में जा सकता है, लेकिन इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है। देखो ये माइनस माइनस जाना चाहिए ना, माइनस को जो स्टेबलाइज करे, तो माइनस को कौन स्टेबलाइज करेगा, अगर यहां से ये ग्रुप माइनस को अपने अंदर ले लेगा, ज्यादा खींचेगा। इसमें और इसमें दोनों में ही रेजोनेंस कॉमन है, लेकिन इसमें Cl लगा हुआ है, Cl भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। ठीक है, तो आपको पता है अगर Cl इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है तो एक स्टेबलाइजेशन तो यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से आएगी, रेजोनेंस की वजह से, और दूसरी स्टेबलाइजेशन ये भी है कि इस माइनस को ये खींचेगा भी, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ये वाला आयन सबसे ज्यादा स्टेबल है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो एल्कोहल होगा, कौन सा एल्कोहल, मेटाक्लोरोफिनोल, ये सबसे ज्यादा मेटाक्लोरोफिनोल सबसे ज्यादा एसिडिक होगा यहाँ। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखो नेक्स्ट जो है वो पूछा हुआ है इस रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या है। तो आपको कल मैंने पढ़ाया था एक टॉपिक, देखो कल मैंने आपको साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड वन शॉट में पढ़ाया था ना, जो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। साइनाइड और आइसोसाइनाइड में मैंने आपको बताया था एक रिएक्शन, साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड की रिएक्शन बताई थी, वो थी रिडक्शन। ठीक है, और उसको बोला था मेंडियस रिडक्शन। तो वही ये रिएक्शन है, इसमें पूछा हुआ है इस रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या है।
तो यहां प्रोडक्ट में कुछ नहीं होगा, CH3CN है ना, CH3CN है ना, इसको रिड्यूस करना है। CH3CN के साथ 2 हाइड्रोजन लगा दो और C के साथ 2 हाइड्रोजन लगा दो, तो क्या देखो ऐसा है, ये पूछा हुआ है CH3CN, ऐसा है। CH3CN के सामने लिखा है सोडियम Hg और C2H5OH, और ये मैंने आपको पढ़ाया था, ये होती है मेंडियस रिडक्शन, ठीक है। तो यहां होता कुछ नहीं, रिडक्शन होती है, 2 हाइड्रोजन C के साथ लगाओ, 2 N के साथ, दैट्स इट, CH3 CH2 NH2, ये बन जाएगा यहां से प्राइमरी अमीन, यही इसका आंसर है। तो आप ढूंढ लेना आंसर कौन सा है, ठीक। अब देखो लैक्टोज की नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस से कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलता है, ठीक है। वो देख लो आप कहां है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज यहां से मिलता है। विटामिन ए का नाम क्या होता है, तो रेटिनोल होता है विटामिन ए का नाम, ठीक है। अच्छा, अब देखो बी सेक्शन में पूछा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, तो ये तो आप आराम से कर लोगे। बी सेक्शन में पहला क्वेश्चन देखो, डिफाइन करना है कोऑर्डिनेशन नंबर को और लिगेंड को, क्या ये आप नहीं कर सकते, अभी प्रीवियस ईयर में देखा है, कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, बी सेक्शन में ही देखो IUPAC नेम लिखना है इन दोनों का, तो IUPAC नेम तो आप आराम से लिख सकते हो, ठीक। वही दोनों पूछे हैं जो मैंने आपको बताए अभी। देखो पहला तो वही इसमें डाला हुआ है, ठीक है, पहला वही जो कंपाउंड मैंने आपको बोला था ना कि रॉन्ग है, इनको आप कर सकते हो आराम से, ठीक है, कोई मुश्किल चीज नहीं है यहाँ। उसके बाद देखो व्हाट इज मार्कोनी-कॉफ्स रूल, मार्कोनी-कॉफ्स रूल यहाँ पूछा हुआ है, तो मार्कोनी-कॉफ्स रूल मैंने आपको कहीं बीच में बताया था, मार्कोनी-कॉफ्स रूल एल्कीन्स में लगता है। ये होता क्या है कि एल्कीन में जो एल्कीन्स होते हैं ना, यहाँ इनकी रिएक्शंस में नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां लेस हाइड्रोजनेटेड कार्बन, जहां लेस हाइड्रोजन वाला कार्बन होता है। सपोज अगर हमें इसके ऊपर नेगेटिव पार्ट जोड़ना हो, नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां लेस हाइड्रोजनेटेड कार्बन है, तो इस रूल को बोलते हैं मार्कोनी-कॉफ्स रूल, ठीक है। अच्छा, अब देखो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन को हम कैसे, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को कैसे ल्यूकास टेस्ट यूज करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ल्यूकास टेस्ट मैंने आपको नहीं कराया, वो आप कर लेना, ठीक है। रिएक्शन होती है और कुछ नहीं। अब देखो कार्बाइल अमीन रिएक्शन, ये मैंने आपको कराई है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन आप आराम से कर सकते हो। उसके बाद देखो सोर्सेज एंड डेफिशिएंसी डिजीजेस विटामिन सी और विटामिन डी की, ये पूछी, ये भी कर सकते हो, ठीक। उसके बाद देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की एक एग्जांपल दो, ये क्या आप नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हो, ठीक। एक्टिवेशन एनर्जी और एरहनियस इक्वेशन लिखनी है, ये भी आप कर सकते हो। ये सारे ही क्वेश्चंस मैंने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आपको बताए थे, ठीक है। अब देखो एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कोलिजन थ्योरी, तो कोलिजन थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई है, ये भी आप आराम से कर सकते हो। देखो जो मैंने पढ़ाया है उससे बाहर कुछ नहीं है, 1-2 मार्क्स ऐसे हैं जो उसके बाहर हो सकते हैं, बस बाकी उसमें ही है। अब सेक्शन सी में देखो फैराडेज फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये वही है, मैंने आपको कराया है, ठीक है। अब देखो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, दूसरा क्वेश्चन, क्या ये आप नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हो, बायोमॉलिक्यूल प्रोटीन का क्वेश्चन है। उसके बाद देखो 3 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स लिखने हैं आपको, आराम से कर सकते हो, ये भी आपको कराया है मैंने। अब देखो 3 ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज K2Cr2O7 की लिखनी है, ये भी कर सकते हो, देख रहे हो आप। लेंथानेट कंट्रैक्शन और इसके कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेज, ये पूछा हुआ है, तो ये भी आपको मैंने कराया बड़े अच्छे से, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, यूनिडेंटेट बाइडेंटेट लिगेंड और हेक्साडेंटेट लिगेंड्स, इनकी एग्जांपल्स मैंने ये भी आपको कराया, ये भी आप आराम से कर सकते हो, ठीक है, देख रहे हो आप। अब फ्रियोन और डीडीटी का इफेक्ट पूछा है, देखो फ्रियोन और डीडीटी का इफेक्ट, तो फ्रियोन और डीडीटी का इफेक्ट आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो डिस्कस रेमर टाइमन रिएक्शन, क्या ये आप नहीं कर सकते। कॉल्ब रिएक्शन, मैंने बहुत जोर दिया था इन रिएक्शन के ऊपर, मैंने बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है, ये आप कर सकते हो, ठीक है। गैटरमैन कोच रिएक्शन, ये भी आप कर सकते हो। फ्राइज रीअरेंजमेंट मैंने नहीं कराई है, फ्राइज रीअरेंजमेंट तो आप अगर छोड़ भी दो इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फ्राइज रीअरेंजमेंट उसके आर में कुछ पूछ लेंगे, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग आंसर टाइप में देखो पहले तो न्यूमेरिकल पूछा हुआ है एक, तो अगर आपने मेरा सोल्यूशन चैप्टर पढ़ा है तो ये न्यूमेरिकल आप आराम से कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और इसके आर में देखो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूछी है, तो कुछ मुश्किल पूछा नहीं है, ठीक। हाउ कैन यू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है वही किससे, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट से, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहां क्या पूछा है, डिफाइन कोरोजन ऑफ मेटल्स, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग, क्या ये आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हो, ठीक है, मैंने पढ़ाया हुआ है ये। उसके बाद देखो कोलरोश लॉ पूछा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, तो कोलरोश लॉ
और इसकी एप्लीकेशंस पूछी हैं तो ये भी आप आराम से कर सकते हो। लास्ट देखो 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स पूछे हैं, तो क्या ये नहीं कर सकते आप? आराम से कर सकते हो, हमने पढ़ा हुआ है। उसके बाद डिस्कस वुल्फ केशनर रिडक्शन, रोजमन रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन, ये सारी ही हमने पढ़ी हुई है, हमने कुछ नहीं छोड़ा, सिर्फ फ्राइज रीअरेंजमेंट हमने छोड़ा है, ठीक है। और मैंने ल्यूकास टेस्ट मुझे याद नहीं रहा कराना, ठीक, ये हमने छोड़ा है, ठीक। तो ये था सैंपल पेपर, ठीक है। आई होप आपको कुछ आइडिया मिला होगा, ठीक है। तो आप अभी डरना नहीं है कुछ भी देख के, जो आया सॉल्व कर लेना है सीधा सीधा, ठीक। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अटेम्प्ट कैसे करें, ठीक। ये हमारा जो थर्ड वाला पार्ट है ये हम देखते हैं। तो देखो अटेम्प्ट करने के लिए मैं आपको बताता हूं कि बेस्ट तरीका ये रहेगा आपके लिए। देखो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि अटेम्प्ट जब करते हैं तो हम पेपर को क्या करें। देखो जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं ना, ठीक है, जिनकी नोटबुक चेक करने में टीचर को बहुत मजा आता है, वो पता है क्या करते हैं, वो एग्जाम में पहले जाते हैं, थोड़ा जल्दी जाते हैं, और जब उनको शीट मिल जाती है ना, वो क्या करते हैं, वो इस तरफ शीट के लाइनिंग ऐसे स्केल रख के लाइनिंग लगा देते हैं पूरी शीट में पहले से ही, ठीक। और वो लाइनिंग आपको लगानी चाहिए अगर आप लगाना चाहते हो, ठीक है। शीट में लाइनिंग लगाने से ऐसे पता चल जाता है कि कितने के बीच हमने लिखना है। ऐसे देखो, अगर आप ऐसे लिखोगे ना, एक लाइन यहां से यहां, दूसरी यहां, तीसरी इधर तक लिखोगे, फिर कहीं इधर चली जाएगी, फिर इधर आएगी, फिर इधर चली जाएगी, ऐसा लिखोगे तो फिर सही नहीं लगता है, ठीक है। क्योंकि हैंडराइटिंग और कितना अच्छा आपने लिखा है, कितना ब्यूटीफाई करके लिखा है, वो भी मैटर करता है। तो ऐसा अच्छा नहीं लगता। अगर आप पूरी जितनी लाइन आपने ये लिखी उतनी ही ये, उतनी ही ये, उतनी ही ये, ऐसे करोगे फिर आपका ज्यादा बेटर लगेगा, ठीक। तो अगर आप ये लाइन लगा सकते हो शीट में तो लगा लेना, थोड़ा सा जल्दी चले जाना, ठीक है। गर्ल्स जो होती हैं वो तो लगाती हैं लाइन, ठीक है, तो तभी उनके मार्क्स भी ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो बॉयज नहीं लगाते, लगा लेना। अगर नहीं लगानी है आपको तो फिर आप क्या करना, ऐसे उसको शीट पकड़ के मैं आपको दिखाता हूं। देखो सपोज ये शीट है, तो इस साइड से ऐसे करके ना यहां से ऐसे कर लेना, ठीक, वो भी ठीक रहेगा। तो ये काम आपको एक करना पड़ेगा, ठीक, अटेम्प्ट करने से पहले। और उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, ये लाइन लगा के आपको करना चाहिए। देखो जब आप हेडिंग लिखोगे, चलो हेडिंग से पहले हम एक और चीज डिस्कस करते हैं। ये सपोज आपने लाइन लगा दी, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा, उसको कैसे अटेम्प्ट करोगे। पहले आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि डरना नहीं है वहां, ठीक है, डरना नहीं है आपको। ये नहीं कि पेपर देखा कोई एक क्वेश्चन नहीं आता, डर गए सारा भूल गया, ऐसा नहीं करना। डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है, कॉन्फिडेंस रखना है। साल पूरा आपने पढ़ा है, टेंशन फ्री होकर कॉन्फिडेंस रख के बड़े इंटरेस्ट के साथ उसको करना है। और करने के लिए आप पहले एक बार पेपर देखो। तो डायरेक्ट रूल ये होता है कि जो आपको पहले आता है, जो अच्छा आता है वो पहले लिखो। लेकिन अगर आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं, अच्छे, ठीक है, तो पहले आप मेरे हिसाब से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस करो, ठीक है। और 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें आप लिखो कितना, लिखो आप 1.5 पेजेस तक आप लिख सकते हो, 1.5 पेज तक लिख दो। देखो 5 मार्क्स में जितनी डिटेल, ऐसा नहीं कि 10 पेज भर दो 5 मार्क्स में, ऐसा नहीं, 1.5 पेज तक, 1.5 पेज तक आप भर सकते हो 5 मार्क्स से। जितना पूछा है, जितना क्वेश्चन में पूछा है वो पूरा लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। चाहे उसमें 1.5 या 2 पेज भी चले जाए ना 5 मार्क्स के क्वेश्चन में, वो भी आप करोगे, ठीक है। जितना पूछा है उतना लिखना है आपको। तो ये पहले मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको अच्छे से आता है, देखो मैं आपको बताता हूँ, 5 मार्क्स के होते हैं, 3 मार्क्स के होते हैं, 2 मार्क्स के होते हैं और 1 मार्क्स के होते हैं क्वेश्चंस। तो अगर आपको यहां से जो पार्ट अच्छा आता है, सपोज अगर आपको 5 मार्क्स का बहुत अच्छा आता है तो पहले आप 5 का करो। अगर आपको 5 का अच्छा नहीं आता है, 3 का ज्यादा अच्छा आता है, आपको ज्यादा अच्छा आप लिख सकते हो, तो फिर 3 का पहले करो, ठीक। और ये जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है ये पहले मत करो, ठीक है। क्योंकि जब पेपर चेक करने वाला चेक करेगा, अगर आपकी 1 मार्क्स के क्वेश्चन गलत होना स्टार्ट हो गए, उसको लगेगा कि ये पेपर में बीच में गड़बड़ है। अगर आपने पहले वो लिखा होगा जो आपको अच्छे से आता है, जब वो चेक करेगा 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज चेक करेगा ना, उसको लगेगा नहीं पूरा अच्छा है, तो वो फिर सबको टिक कर देगा, आपके मार्क्स पूरे कर लेगा, ठीक है। अगर आपने पहले 1 मार्क्स के क्वेश्चन कर दिए ना, कोई गलत हो गया तो फिर उसको लगेगा बीच में गलतियां होंगी, ठीक, ऐसा होता है, ठीक। अच्छा, तो ये आपको समझ में आ गई। ज्यादा अच्छा ये रहेगा अगर आपको 5 मार्क्स के आते हैं तो पहले 5 के कर लो, 5 मार्क्स की टेंशन खत्म हो जाएगी, 15 मार्क्स आपके आ जाएंगे। उसके बाद यहां से जो आपको मन करता है वो करो, चाहे 2 के करो, चाहे 3 के करो, जो अच्छे आते हैं वो लिखो, ठीक है। अगर ज्यादा अच्छा 3 का आता है, फिर 2 का आता है तो वैसे करो, और लास्ट पे 1 मार्क्स के कर दो, ठीक। तो ऐसे आप करोगे। और मैं आपको बताऊं 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है
उसको जितना पूछा है उतना आपको डिटेल में लिखना है, जितना पूछा है। ठीक, अगर सपोज आपको कम पूछा है, मतलब थोड़ा सा आपके क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है वो कम दी है, तो आपको लगता है कि ये सिर्फ हाफ पेज में हो जाएगा, हाफ पेज में, वैसा नहीं करना। आपको किसी ना किसी तरह उस 5 मार्क्स के क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंथी करना है, 1.5 से 2 पेजेस तक लिख के आना। अगर आपको 5 में से 5 ही मार्क्स चाहिए, अगर आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन को आधे पेज में कवर करके आओगे, 5 मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, 1 या 2 मार्क्स ही मिलेंगे। ठीक, तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको 1.5 से 2 पेज पे करना चाहिए उसको। ठीक, अब देखो 3 और 2 मार्क्स में क्या करोगे। 3 मार्क्स में सपोज ये हमारी शीट है, शीट है इतनी बड़ी। ठीक है, तो 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको बता देता हूं, 6 से 7 लाइनें आप 3 मार्क्स के क्वेश्चन की लिख सकते हो, और अगर कुछ ज्यादा पूछा है तो फिर उस हिसाब से थोड़ा सा लेंथी भी कर सकते हो। ठीक, 3 मार्क्स का 6 से 7 लाइनें, और 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको 4 से 5 लाइनें लिखनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको 2 में से 2 ही चाहिए तो 4 से 5 लाइनें आप आराम से लिखो, तो 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन लाइनें सही होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ गलत लिख रहे हो। और जो 1 मार्क्स का है ना, उसमें अगर ऑब्जेक्टिव है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो सीधा ए करके आगे आंसर लिख दो, जैसे बी ऑप्शन है किसी का। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना कि किसी का ए है या फिर बी है, ऐसा नहीं। ए करना, आगे आंसर भी लिख देना, बी करना, आगे आंसर भी लिख देना। ठीक है, ऑप्शंस में सपोज अगर किसी में ए CH2OH है, तो आप ऐसे ए करके CH2OH भी लिखो, सिर्फ ए और बी करके नहीं लिखना है। ठीक, और आपको मैं एक चीज बताता हूं कि जैसे आप पेपर स्टार्ट करो ना, जो सेक्शन आपको करनी है पहले, सपोज अगर आपको पहले डी सेक्शन करनी है तो पहले लिख दो डी सेक्शन, यहां सेक्शन डी ऊपर लिखो। ठीक है, सेक्शन डी लिखो, और सेक्शन डी जब करोगे बीच में 3rd मार्क्स 3 मार्क्स 2 मार्क्स का घुसाना नहीं है, पहले सेक्शन डी ही खत्म करनी है। फिर अगर डी करनी है तो डी खत्म करनी है, अगर बी करनी है सेक्शन तो बी ही खत्म करनी है, ऐसे करना है आपको। ठीक है, ऐसे करके आपको पहले सेक्शन डी ऊपर लिख लेना है। फिर क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन आपको पता ही है, आप पहले भी पेपर देते आए हो, क्वेश्चन नहीं लिखना है, सीधा लिखना है आंसर नंबर 1 या आंसर नंबर 2 जो भी है। आंसर लिखने के बाद देखो थोड़ा सा पेज बड़ा करते हैं ऐसे। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो टाइम पास कर लेते हैं ना स्टूडेंट, उनका पेपर टीचर को अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, टाइम पास वो ऐसे करते हैं, ना हेडिंग डालते हैं, ना हेडिंग को अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना। तो सपोज आपने सेक्शन डी की ना, सेक्शन डी यहां लिख देना है। ठीक, उसके बाद आपने सपोज आंसर 1 लिखा, आंसर 1 लिखना है। आंसर 1 लिखने के बाद ये लाइन पहली छोड़ देना। ठीक, आंसर 1 लिखने के बाद लाइन छोड़ देना, उसके बाद यहां से हेडिंग लिखना। हेडिंग सपोज मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेडिंग लिखी, और इस हेडिंग को अंडरलाइन कर दिया अच्छे से। ठीक है, अंडरलाइन कर दिया ताकि हेडिंग दूर से दिख जाए, चेक करने वाले को पता चल जाए कि फलाना कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर इसने लिखा है। ठीक, तो हेडिंग लिखनी है, उसके बाद आपको यहां से स्टार्ट करना है, और कोशिश करनी है अगर कहीं पॉइंट्स बन रहे हैं तो पॉइंट्स बनाने। ठीक है, पॉइंट्स ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करनी है। ठीक है, ऐसे पूरी कहानी पैराग्राफ में नहीं लिखनी है। अगर कहीं पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है तो फिर आप वहां क्या करोगे, पैरा ब्रेक कर करके लिखना। सपोज पहले यहां तक लिखा, फिर एक लाइन छोड़ दी, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट किया, ऐसे करना। पैराग्राफ वाली तो इंग्लिश में होते हैं, केमिस्ट्री में नहीं होते। तो आपको क्या करना है, मतलब पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करना है। ठीक, उसके बाद आपको मैं एक और चीज बताता हूं। ठीक है, देखो केमिस्ट्री के अंदर आपको अगर मार्क्स लेने, तो आपको जहां कहीं रिएक्शन पॉसिबल है रिएक्शन लिखनी है, सिर्फ डेफिनेशन लिख के नहीं आ जाना। ठीक है, जहां रिएक्शन पॉसिबल है रिएक्शन पक्का लिखनी है। जहां कहीं डेरिवेशन पॉसिबल है डेरिवेशन पक्का करनी है। जैसे ही टीचर डेरिवेशन को देखेगा ना, आपको डायरेक्ट मार्क्स दे देगा। ठीक, जहां डेरिवेशन है डेरिवेशन पक्का करनी है। जहां कहीं डायग्राम पॉसिबल है वहां डायग्राम बना दो। ठीक, तो हर किसी के साथ आप एक एग्जाम्पल दे दो तो ज्यादा बेटर रहेगा। एग्जाम्पल्स वगैरह ये सब कुछ आपको लिखना है, साफ साफ लिखना है। अगर कहीं आप कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दे रहे हो, तो उसको आप रेड पेन से अंडरलाइन नहीं करना, मैं रेड से कर रहा हूं, आप वही जो ब्लू पेन आप यूज करोगे वहां एग्जाम में, तो वही उसी से आप अंडरलाइन भी कर सकते हो। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अच्छे पॉइंट्स आपने लिखे हैं, उनको आप अंडरलाइन भी कर सकते हो। तो ऐसे करके आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक, तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी, आपको कुछ फायदा हुआ, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दो, और इस वीडियो को एक लाइक आप जरूर करो। ठीक है, क्योंकि आपके एक लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है यहाँ आके खड़े होके आपके लिए वीडियो बनाने की। ठीक है, तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप प्रिपरेशन करो। ठीक है, तो मजे से पढ़ो, टेंशन फ्री होके पढ़ो, कॉन्फिडेंट रहो, अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। मेरी भी ये प्रार्थना रहेगी कि आपके मार्क्स जो है वो अच्छे आए। ठीक है, मैं भी दुआ करूंगा आपके लिए, क्योंकि टीचर हमेशा अपने स्टूडेंट्स के लिए दुआ करता है। ठीक है, तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो,
पढ़ाई करो। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।